हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री श्याम। हमने जर्नल एंट्री संबंधी सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे। उसके बाद में मैं चाहता हूं कि आपको कुछ एमसीक्यू, कुछ क्वेश्चन बैंक आपको हल कराए जाएं, जिससे आपकी अवधारणाएं, जो कंसेप्ट हैं, वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। साथ में आपके क्वेश्चंस की भी क्या हो जाए, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। और पेपरों में ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये पेपर थोड़ा सा क्लिष्ट पड़ता है, समझने का ज्यादा है। ठीक है, कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन है आज फर्स्ट पार्ट है इसका, इसलिए इसमें कुछ इजी क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में कुछ एंट्रियां वगैरह या कुछ अन्य हार्ड क्वेश्चन कुछ रखेंगे। इसमें थोड़ा इजी क्वेश्चन है, तो लगा सीधे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? क्या सही है? जो लेखा समीकरण दे रखा है, जो लेखा समीकरण दे रखा है वह कौन सा सही है? तो देखो, आपको मैंने बताया था पहले ही, संपत्तियों के बराबर क्या होते हैं? दायित्व। और पूंजी किसके बराबर होते हैं? संपत्तियों के बराबर होते हैं। ज्यादा समय गंवाने की जरूरत नहीं है। मैं इसका नाम बोलूं, इसका नाम बोलूं, इसका नाम बोलने से क्या मतलब है? ठीक है, अपने कोई प्रचार प्रसार तो करना नहीं। सीधा उत्तर क्या होगा? संपत्तियों के बराबर क्या होते हैं? दायित्व प्लस पूंजी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भरत की संपत्ति कितनी है? 15,000 की संपत्ति है और दायित्व कितने के हैं? 6,000 के। तो उसकी पूंजी होगी, अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था संपत्ति, अभी अपन ने क्या पढ़ा था? फॉर्मूला पढ़ा था। संपत्ति बराबर क्या होता है? दायित्व। क्या होता है? दायित्व प्लस पूंजी, दायित्व प्लस पूंजी। इसको अप्लाई कर दो यहाँ पे। अपन ने अप्लाई कर दिया। संपत्ति कितनी दे रखा भाई? संपत्ति दे रखा है 15,000 की। दायित्व कितने के हैं? 6,000 के हैं। ठीक है। और अपने से पूछ रहा क्या है? पूंजी। जो पूछ रहा है उसको वहीं रहने दो, बाकी का पक्षांतरण कर दो। पूछ रहा क्या है? पूंजी पूछ रहा है, पूंजी को यहाँ रहने दो और बाकी क्या कर दो? पक्षांतरण कर दो। अपने को पूंजी निकालनी है तो पूंजी को रहने दो, इसका इधर पक्षांतरण कर दिया। पक्षांतरण करेंगे तो ये इधर किसका है? यहाँ प्लस का है, इसके कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है। इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो देखो 15,000 की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस के हो जाएंगे 6,000। ठीक है, बराबर क्या रह गया? पूंजी रह गई। इधर अंतर कर दो, क्या कर दो? अंतर कर दो। अंतर कितना आ जाएगा? 9,000। तो 9,000 क्या है? पूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक पूंजी कितनी है? 60,000। अंतिम पूंजी कितनी है? 30,000। ठीक है, प्रारंभिक पूंजी मतलब शुरू में पूंजी कितनी थी? 60,000 थी। अंत में जब वर्ष का अंत हुआ तब पूंजी कितनी है? 30,000 है। तो वर्ष के दौरान उसको हानि भी होती है। हानि कितनी की होती है? 16,000 की होती है। और उसने राशि कितनी निकला ली थी? 14,000 उसने राशि निकला ली थी। तो ये पूछ रहा है उसने व्यापार में अतिरिक्त पूंजी कितनी लगाई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? अपने को पता है अंतिम पूंजी। अंतिम पूंजी कितनी भाई? 60,000। अंतिम पूंजी सॉरी, प्रारंभिक पूंजी कितनी है? 60,000 है। उसमें से 14,000 निकला लिए। जो प्रारंभिक पूंजी है उसमें से हमेशा बीच में कुछ निकालता है, उसको अंतर करना। उसे क्या करना है? माइनस करना है। तो कितने बचेंगे? 46,000 बचेंगे। कितने बचेंगे? 46,000 बचेंगे। ठीक है, एक तरह से ये माना जा सकता है कि उसने इन्वेस्टमेंट किया था शुरू में 60,000, बाद में 14,000 निकला लिए, तो अपन ये मानेंगे कि उसने 14,000 ही क्या करा है? इन्वेस्टमेंट, सॉरी 46,000 ही क्या करा है? इन्वेस्टमेंट करा है। ठीक है। अब बोल रहा है अंतिम पूंजी कितनी है? तो अंतिम पूंजी उसके पास कितनी है? 30,000। अंतिम पूंजी है 30,000। 30,000 है उसके पास अंतिम पूंजी। ठीक है। और उसकी हानि कितनी होगी? हानि होगी 16,000 की। अगर हानि नहीं होती तो अंतिम पूंजी बढ़ती। ठीक है, ऐसे में हानि हुई है तो हानि को ऐड करेंगे हमेशा। हानि को अंतिम पूंजी में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो कितने जाएंगे? 46,000। ठीक है, तो ये मानेंगे 46,000 ही। तो ये तो इसने क्या करा था? लगाई थी पूंजी, प्रारंभिक पूंजी थी ना। प्रारंभिक पूंजी मान लेते हैं, प्रारंभिक पूंजी थी तो कितनी? प्रारंभिक पूंजी 60,000 थी, लेकिन 14,000 निकला लिया। तो एक तरह से मान सकते हैं प्रारंभ में कितनी पूंजी लगी? एक तरह से इसके 46,000 ही एक तरह से उसने इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि 14,000 क्या करने से निकाल लिए। ठीक है, बाद में इसके 30,000 तो इसके पास बचे हुए हैं 46,000 में से, और 16,000 को उसको क्या लग गया? घाटा लग गया। ठीक है, तो ये अंत में क्या है? अंत में ये आ रहा है। तो देखो 46,000 प्रारंभ में थे, अंत में भी कितने हैं? 46,000 हैं। ऐसे में उसने कुछ नया इन्वेस्टमेंट नहीं करा, तो शून्य इन्वेस्टमेंट करा है। इसके क्वेश्चन कई हैं, 4-5 क्वेश्चन और कर दूंगा। फॉर्मूला पूरा है, वो फॉर्मूला भी आपको याद कराएंगे, लेकिन नेक्स्ट सीरीज में करवाएंगे। थोड़े हार्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो नेक्स्ट सीरीज में लेंगे। इसमें हल्का सा क्वेश्चन है, तो इसको अगर समझ में नहीं आया तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जब कराएंगे तब करेंगे इसमें ना। माल के नगद लेन देन पर प्रयोग किए जाने वाला प्रलेख। माल के नगद, माल के नगद, माल के नगद लेन देन के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रलेख। ठीक है, माल की नगद लेन देन हो रही है,
तो देखो माल की नगद लेन देन रोकड़, रोकड़ का मतलब कैश, रोकड़ को बोलते हैं कैश मीमो में, रोकड़ को बोलते हैं कैश मीमो, तो कैश मीमो में माल की नगद लेन देन होती है। बीजक है, बीजक में क्या होता है, माल का उधार लेन देन होता है, तो जो इनवॉइस जारी किया जाता है, सेल इनवॉइस, विक्रय इनवॉइस, विक्रय बीजक वो आता है, ठीक है। नामपत्र है, इसको बोलते हैं डेबिट नोट, डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, देखो कई बार क्या है, क्रेता ने कोई सामान खरीद लिया। क्रेता कौन होता है, क्रय करने वाला। क्रय करने वाला किससे खरीदता है, विक्रेता से। बेचने वाला हो गया, ठीक है। तो विक्रेता से कुछ सामान खरीद लिया, बाद में इसको लगा कि सामान में कुछ डिफेक्ट है, सामान क्या है, सही नहीं है, इसने वह वस्तु वापस किसको लौटा दी, विक्रेता को लौटा दी। तो जब क्रेता खरीदा हुआ सामान वापस विक्रेता को लौटाएगा तो डेबिट नोट जारी करेगा। कौन सा नोट जारी करेगा, डेबिट नोट जारी करेगा। कौन सा नोट जारी करेगा, डेबिट नोट जारी करेगा, और सामान वापस लौटा देगा। ऐसे ही जैसे ही विक्रेता को सामान प्राप्त होगा, जैसे ही विक्रेता को क्या प्राप्त होगा, सामान प्राप्त होगा, तो यह इसके रिकॉर्ड में इसकी पुष्टि कर लेगा कि इतने रुपए का सामान रिकॉर्ड में प्राप्त हो गया है, इतने रुपए की वस्तु प्राप्त हो गई है वापस। ऐसे में यह सूचना विक्रेता को जितने रुपए का सामान मिला, जितने रुपए का सामान उसका डेबिट नोट से प्राप्त हुआ, उसकी सूचना किसको देगा, क्रेता को देगा। जब क्रेता को देता है तो उसको जमा करता है, ठीक है। तो क्रेडिट नोट, कौन सा नोट जारी होगा, ऐसे में क्रेडिट नोट जारी करेगा। तो क्रेडिट नोट तो जारी करता है विक्रेता, विक्रेता किसको भेजता है, क्रेता को। और डेबिट नोट जारी कौन करता है, क्रेता जारी करता है, जो किसको भेजता है, विक्रेता को भेजता है। थोड़ा सा ये कंसेप्ट आप याद कर लेना ना। निम्न में से कौन सा जर्नल का मुख्य उद्देश्य है, आर्थिक स्थिति की जानकारी। आर्थिक स्थिति की जानकारी तलपट से नहीं मिलती है, ठीक है, सॉरी इससे नहीं मिलती, किसी जर्नल से नहीं मिलती है। ये तो लास्ट में जो अंतिम खाते बनाए जाते हैं उनसे आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलेगी, ठीक है। लाभ हानि की जानकारी लाभ हानि खाते से मिलेगी, ठीक है। तो ये दोनों तो क्या हो गए, गलत हो गए। सभी व्यवहारों का लेखा, इसमें सभी व्यवहारों का लेखा मिलता है, यही मुख्य उद्देश्य किसका है, जर्नल का है। सभी व्यवहारों का लेखा मिल जाता है, चाहे उधार के हो चाहे नगद के, सबका व्यवहारों का क्या मिलता है, लेखा जोखा उसमें मिल जाता है। निम्न में से कौन सा उधार व्यवहार है, मैंने बताया था आपको उधार व्यवहार कौन सा है, तो बता सकते हो आप, तो बताओ। माल बेचा, राम को नगद माल बेचा, नगद माल बेचा, ठीक है। राम को माल बेचा, तो उधार व्यवहार है, यहाँ तो नगद लिखा हुआ है, जहां नगद लिखा हुआ उसको तो क्रॉस कर दो, नगद में हुआ लेन देन। या नगद माल बेचा, नगद में लेन देन हुआ है, इसका मतलब इन दोनों में तो माल कैसा बिका है, नगद बिका है, ठीक है। साथ में राम को माल बेचा, ठीक है, एक है माल बेचा। अगर माल खरीदा या बेचा लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी का क्या नहीं है, नाम नहीं है। माल नगद खरीदा या बेचा कुछ भी लिखा हुआ है और नाम नहीं है, तो अपन ये मानेंगे माल कैसे बेचा है, माल नगद में बेचा। कैसे मानेंगे उसको, अपन अपन मानेंगे माल कैसे बेचा है, माल नगद में ही बेचा है, ठीक है। जब क्या नहीं लिखा हो, माल बेचा है या खरीदा है, उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है राम को माल बेचा, राम को माल बेचा है, ऐसे में यह बता रहा है कि राम को माल बेचा है, नगद नहीं लिखा हुआ। अगर किसी व्यक्ति का नाम है और ये लिखा हुआ है माल बेचा या खरीदा, तो अपन मानेंगे वो कैसा, कैसे खरीदा है, कैसे बेचा है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को उधार बेचा। कैसे बेचा है, उधार बेचा है, ठीक है। इसके बारे में मैंने पहले आपको वीडियो आए थे, डाले थे, अपलोड करे थे, कुछ यूट्यूब पे भी हैं, और उनमें अच्छी तरह से बताया था। समझ में नहीं आया आ रहा हो आपके, तो आप कर्मा ई स्टडी ऐप पर जाएं, वहाँ यूट्यूब का लिंक है, उसके माध्यम से देख सकते हो। साथ में हमारा कोर्स संचालित है कर्मा ई स्टडी ऐप पर, उसके माध्यम से भी आप देख सकते हो। आहरण खाता है, आहरण खाता कैसा खाता है, आहरण खाता अवास्तविक खाता है, व्यक्तिगत खाता है, वस्तुगत खाता है। तो देखो मैंने बताया था पूंजी खाता, व्यापारी के जो दोनों खाते हैं, कौन सा, एक तो पूंजी खाता, व्यापारी के दोनों खाते हैं, एक तो पूंजी खाता और एक कौन सा, आहरण, एक कौन सा, आहरण। दोनों कैसे खाते होते हैं, दोनों ही व्यक्तिगत खाते हो, दोनों कैसे खाते होते हैं, दोनों ही व्यक्तिगत खाते होते हैं, ठीक है। तो आहरण खाता कैसा है, व्यक्तिगत खाता है। अवास्तविक कौन आएगा, जिसमें आय व्यय लाभ हानि के बारे में पता चल रहा है, वह कौन सा खाता होता है, अवास्तविक खाता होता है। वस्तुगत खाता कौन सा होता है, जिसमें वस्तु या संपत्तियों के बारे में उल्लेख होता है, जैसे नगद आया, फर्नीचर आया, माल आया, गुड्स आया, उन सब के बारे में क्या होता है, वस्तुगत खाता होता है। मशीन आई, 4,000 रुपए की मशीनरी नगद क्रय की गई, इसका व्यवहार में क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन से अकाउंट प्रभावित होंगे, ठीक है। देखो
4,000 रुपए की मशीन नगद क्रय की, तो अपन ने देखो क्या अपन पकड़ेंगे, पहले तो क्या क्रय किया, व्यापार में क्या आई, बोले मशीन आई। मशीन क्या है, मशीन तो बोले वस्तु, मशीन क्या है, मशीन है वस्तु, मशीन क्या है, मशीन है वस्तु, मशीन तो क्या है, वस्तु। तो कौन सा खाता प्रभावित होगा, वस्तुगत खाता खाता प्रभावित होगा। अपन ने कैसे खरीदी भाई, नगद खरीदी उधार, अपन ने नगद खरीदी है, नगद खरीदी तो अपना केस गया होगा, केस दिया होगा अपन ने, नगद खरीदी तो केस तो गया है, और मशीन आई है। केस भी कैसा खाता है, केस भी वस्तुगत खाता, कैसा खाता है, केस भी वस्तुगत खाता है, दोनों ही वस्तुगत खाते हैं। और वस्तुगत खाते की पहचान क्या है, जो व्यापार में आता है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको क्या करना है, डेबिट करना है। जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो जो केस अपना गया है उसको तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और मशीन व्यापार में आई तो मशीन खाता को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो क्या होगा, इसकी एंट्री क्या होगी, मशीनरी। ठीक है, मशीनरी, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, मशीनरी अकाउंट डीआर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो केस अकाउंट है, केस अकाउंट से अपनी मशीन तो अपने पास आई तो डेबिट हो गया, केस अकाउंट अपना निकल गया, केस अपना क्या हो गया, निकला। तो टू से शुरू करेंगे, टू केस, टू केस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। राशि लिखी हुई 4,000, तो ये भी 4,000, ठीक है, और ये भी कितना, 4,000, दोनों 4,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आसान था। अपने को अब देखना है, अपने को तो पूछ रहा नहीं, एंट्री तो पूछ रहा नहीं है, अपने तो एंट्री कर ली। तो ऐसे में क्या है, अपने को सीधा देखना है, अगर ये पूछ रहा है किस पे प्रभाव पड़ेगा, तो मशीन अपने व्यापार में आ रही है तो मशीनरी अकाउंट तो क्या होगा, डेबिट होगा। अगर पूछ ले इसमें मशीन आई है तो डेबिट क्या होगा, तो डेबिट होगा, मशीनरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि व्यापार में क्या आ रही है, मशीन आ रही है, वस्तु है मशीन। ठीक है, व्यापार से क्या जा रही है, नगद जा रही है, अपने नगद में क्रय करके आए तो नगद जा रही है। व्यापार से अगर नगद जा रही है तो नगद भी क्या है, कैश भी क्या है, वस्तु है। तो वस्तु व्यापार से जा रही है, जाती है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अपने देखो दो खाते प्रभावित होंगे, एक तो कौन सा, मशीन का खाता प्रभावित होगा, एक रोकड़ खाता जो केस खाता है वह प्रभावित होगा। ठीक है, लेनदार का खाता प्रभावित नहीं होगा, देनदार का खाता प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, उधार लेते तो लेनदार का खाता प्रभावित होता। ठीक है, उधार अपने लिया नहीं। किराया खाता, किराया क्या है, किराया एक एक्सपेंडिचर है, किराया क्या है, एक्सपेंडिचर है, व्यय है व्यापार के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, जब व्यय होता है या हानि होती है या लाभ होता है या आय होती है, इसके लिए अवास्तविक खाता प्रभावित। तो कौन सा खाता आता है, अवास्तविक खाता होता है। अवास्तविक खाते में क्या होता है, अवास्तविक खाते में अगर वस्तु व्यापार में आती है, सॉरी, अवास्तविक खाते में क्या होता है, अगर व्यय होता है या क्या होती है, हानि, तब तो क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, अगर क्या होता है, लाभ होता है या आय होती है, तब क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो किराया कैसा खाता है, रेंट अकाउंट है, कैसा है, रेंट अकाउंट है। किराया क्या बोलेंगे, रेंट। तो रेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट कैसा खाता है, अवास्तविक खाता है। ठीक है, व्यक्तिगत खाते में कौन आते हैं, व्यक्तिगत खाते में किसी फर्म का अकाउंट है, किसी व्यक्ति का अकाउंट है, वह व्यक्तिगत खाते में आता है। जैसे कर्मा ई स्टडी का अकाउंट है, ठीक है, जैसे श्याम का अकाउंट है, ठीक है, राधे का अकाउंट है, वो सब किस में आएंगे, व्यक्तिगत में आएंगे। वास्तविक में क्या है, वास्तविक खाता वस्तुओं खाता है, मशीन का खाता हो गया। ठीक है, पूंजी सॉरी आपके केस का खाता हो गया, नगद का खाता हो गया। ठीक है, परचेज अपन सामान है, गुड्स का खाता हो गया, स्टेशनरी। तो ऐसे कई खाते बनते हैं, तो वो वस्तु के खाते हैं। अव्यक्तिगत खाता व्यक्तियों से संबंधित नहीं है, चिट्टे में दाईं ओर दर्शाया जाता है, चिट्टे में दाईं ओर दर्शाया जाता है। तो देखो लाइबिलिटी, इंग्लिश में दायित्व क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज बोलते हैं। तो लाइबिलिटीज किधर आती हैं, लेफ्ट में। लाइबिलिटीज किधर आती हैं, एल है तो एल किस में आएगा, लेफ्ट में। किस में आएगा, एल आएगा लेफ्ट में। लाइबिलिटीज किस में आती हैं, लेफ्ट में आती हैं। दायित्व किस में किधर आते हैं, लेफ्ट में आते हैं। आप तो ये ध्यान रखना। तो चिट्टे में दाईं ओर क्या आएगा, अगर चिट्टे में दो ही आते हैं तो दायित्व या संपत्तियां। चिट्टे में दो ही होते हैं, या तो दायित्व या संपत्तियां। तो दायित्व किधर है, दायित्व है लेफ्ट में। ठीक है, तो संपत्तियां किधर होंगी, संपत्तियां होंगी दाईं तरफ। संपत्तियां किधर होंगी, संपत्तियां होंगी दाईं तरफ। ठीक है, तो इधर तो लेफ्ट में तो क्या होंगे, दायित्व हो जाएंगे, और एसेट्स किधर होंगी, दाईं तरफ। ठीक है, तो चिट्टे में दाईं तरफ क्या होती है, दाईं तरफ होती है संपत्तियां। लाइबिलिटीज को याद कैसे करोगे, एल से एल। तो लाइबिलिटीज दायित्व किधर होते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं। मनीष ने 60,000 रुपए नगद एवं 15,000 के माल से व्यापार प्रारंभ किया। सही लेखांकन समीकरण क्या होगा, तो देखो 60,000 रुपए तो नगद और 15,000 का माल दो लगा रहा है। ठीक है, तो व्यापार प्रारंभ किया, तो सही लेखांकन क्या होगा। ठीक है,
तो किसी से उधार तो लिया नहीं, किसी से उधार लिया क्या? उधार नहीं लिया, खुद ही लगा रहा है, तो 60,000 और ये, ठीक है। तो ऐसे में क्या बनेगी? पूंजी बनेगी, ठीक है। तो देखो उत्तर क्या होगा? लेनदार तो कोई है ही नहीं, लेनदार तो कोई मांगने वाला तो कोई है ही नहीं, खुद ने लगाए तो ये तो वैसे खत्म हो गया, ठीक है। रोकड़ केस लगाया है और माल लगाया है, ठीक, केस लगाया और क्या लगाया है? माल लगाया, क्या हो गया? पूंजी, ठीक है। नेक्स्ट है रोकड़ प्लस स्टॉक, तो इसने क्या लगाया है? माल से व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। तो माल क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा, तो स्टॉक मानेंगे यहाँ पे, क्या मानेंगे? स्टॉक मानेंगे। तो रोकड़ प्लस स्टॉक बराबर क्या हो जाएगा? पूंजी। यहाँ माल नहीं मानना है आपको, माल को क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे। तो रोकड़ प्लस स्टॉक बराबर पूंजी। नेक्स्ट है 12,000 रुपए नगद एवं 7,000 रुपए का उधार माल खरीदा, ठीक है। सही लेखांकन समीकरण क्या होगा? 12,000 रुपए तो नगद और 7,000 रुपए का उधार, ठीक है। उससे क्या बनेगी? संपत्ति बनेगी, ठीक है। तो टोटल स्टॉक कितने का हो गया? 12,000 और 7,000 कितने हो गए? 19,000। टोटल स्टॉक हो गया 12,000। भाई वस्तुओं का टोटल स्टॉक कितना हो गया? माल का टोटल स्टॉक कितना हुआ? 12,000 प्लस 7,000, 12,000 प्लस 7,000 बराबर कितने हो गए? 19,000। कितने हो गए? 19,000। तो वस्तुओं का मूल्य स्टॉक स्टॉक कितने मूल्य का हो गया? 19,000 का स्टॉक हो गया। उसमें उसने नगद कितने दिए? नगद दिए 12,000 और मांगने वाले कितने हैं? 7,000। मांगने वाले कितने हैं? 7,000। तो स्टॉक माइनस नगद बराबर लेनदार कितने हैं? उससे 7,000 हैं, ठीक है। स्टॉक बराबर क्या है? नगद प्लस लेनदार। नहीं, सही नहीं है, ठीक है। समीकरण कौन सही है? ये समीकरण सही है, लेनदार इस पक्ष में आ जाएगा, ठीक है। निजी खर्च हेतु राशि निकालेगी, निजी खर्च के लिए क्या निकाल रहा है? राशि निकाल रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो निजी खर्च, खुद के खर्च के लिए क्या कर रहा है? व्यापारी खुद के खर्च के लिए राशि निकाल रहा है, तो कौन सा खाता प्रभावित होता है? आहरण खाता। कौन सा खाता होता है? आहरण खाता। आहरण खाता को ड्रॉइंग अकाउंट बोलते हैं, तो आहरण खाता प्रभावित होगा। आहरण खाता कैसा खाता है? आहरण खाता व्यक्तिगत। कैसा खाता है? आहरण खाता है व्यक्तिगत। आहरण खाता व्यक्तिगत है, इसमें क्या होता है? पाने वाले को क्या करेंगे? डेबिट। तो पाने वाला कौन है? जैसे मान लो राशि निकाली है, राशि की संख्या मान लेते हैं 1,000 रुपए, 1,000 रुपए व्यापार से निकले हैं, तो आहरण क्या है? व्यक्ति का खाता है, तो व्यक्ति क्या है? पाने वाला। पाने वाले को करते हैं डेबिट, तो आहरण अकाउंट तो क्या हो जाएगा? डेबिट। जो ड्रॉइंग अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अपना केस गया, अपना केस गया, कितने केस निकल गए? 1,000 रुपए निकल गए, तो केस अकाउंट क्या हो जाएगा? केस क्या है? वस्तु है। केस क्या है? वस्तु है। केस है वस्तु, वस्तु व्यापार से जाएगी तो क्या होगा? क्रेडिट। तो केस क्या हो जाएगा? टू केस। टू केस ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने दो खाते प्रभावित होंगे, कौन सा? आहरण खाता तो क्या होगा? डेबिट होगा, और केस खाता क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इसमें देखो अपने नगद में कमी आएगी क्या? तो अपने नगद में तो कमी आ गई, क्योंकि खाते से राशि कितनी निकल गई? 1,000 रुपए निकल गई, तो नगद में कमी, पूंजी में कमी आएगी, ठीक है। नगद में कमी आएगी क्या? नगद में भी कमी आएगी। अपनी राशि कितनी निकल गई? 1,000 रुपए नगद निकल गए, ठीक है। और अपनी जो पूंजी थी पहले से, उसमें कितने रुपए की कमी हो गई? उसमें 1,000 रुपए की कमी हो गई। तो दोनों, एक और दो दोनों सही हैं। नगद में भी 1,000 रुपए की कमी हो गई, और जो टोटल पूंजी थी उसमें भी क्या हो गई? जैसे मान लो उसकी टोटल पूंजी कितनी थी? टोटल पूंजी 2,00,000 रुपए थी। 2,00,000 रुपए में से अगर 10,000 रुपए निकल जाते हैं, तो 1,00,000 क्या है? 99,000 बचते हैं उसके पास पूंजी में, ठीक है। लेकिन उसके पास केस कितने पड़े थे उस टाइम में? मान लो केस और तो व्यापार में लगा रखे हैं, और केस कितने पड़े थे? मान लेते हैं केस उसके पास 20,000 रुपए थे, तो 20,000 में से 1,000 रुपए से केस में से भी निकल गया, तो कितने बचे? 19,000 बचे। तो नगद और पूंजी दोनों में से क्या आएगी? कमी आएगी। मशीनरी 1,00,000 रुपए की, फर्नीचर 4,000 का, और लेनदार 8,000 रुपए, और रोकड़ 1,000 रुपए। तो पूंजी ज्ञात करो। दूसरा तो कोई देने वाला है नहीं, कोई मांगने वाला तो है नहीं, दायित्व तो पैदा होंगे नहीं, ठीक है। इंटरनल दायित्व है, तो व्यापारी के खुद के दायित्व होंगे, व्यापारी को चुकाना लास्ट, ठीक है। तो ऐसे में इन सबको जोड़ दो। अच्छा, लेनदार है एक, लेनदार कितना है? 8,000, 8,000 लेनदार भी है, इसको कम कर देंगे, बाकी सबको ऐड कर दो। मशीनरी कितने की आई भाई? मशीन, मशीन कितने की है? 1,00,000, 1,00,000 रुपए की मशीन आई व्यापार में। फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर आया अपने 4,000 का। कितने का आया? 4,000 का आ गया अपने, फर्नीचर आ गया, ठीक है। रोकड़ व्यापार में केस कितना लगा दिया? व्यापार में केस है 10,000। कितने हैं? 10,000 है केस, ये व्यापार में हो गया केस, ठीक है। और लेनदार, लेनदार मतलब आपसे मांगते हैं, कितने रुपए मांगते हैं? क्रेडिटर्स कितने हैं? तो बोले हैं
तो इनको तो पहले ऐड कर लो, ये कितने हो जाएंगे 10,000, तो कितने हो जाएंगे 1,14,000, कितने हो जाएंगे 1,14,000। 1,14,000 आपने क्या लगा दिया, व्यापार में लगा दिया, ठीक है। साथ में आपसे आपने 8,000 वो लगाए थे, वो तो कोई मांगता है, तो आपकी पूंजी की सारा पूंजी, टोटल पूंजी कितनी है, तो पूंजी क्या करेंगे अपन, माइनस क्या कर देंगे, जो बाहर से मांगते हैं उनको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो 8,000 अगर कम कर देंगे तो क्या बचेगा 1,06,000, 1,06,000, तो ये 1,06,000 क्या है अपनी पूंजी है। संपत्ति में वृद्धि होने पर खाता किया जाएगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, तो कुछ नहीं करना, आपको इतना ध्यान रखना है संपत्ति क्या है, संपत्ति में वृद्धि, संपत्ति खाता कैसा है, संपत्ति खाता वस्तुगत है, क्या है वस्तुगत, संपत्ति क्या है एक वस्तु है, संपत्ति क्या है वस्तु है, तो वस्तुगत खाता कैसा खाता प्रभावित होगा, वस्तुगत खाता प्रभावित होगा। वस्तुगत खाते में संपत्ति में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब संपत्ति व्यापार में आ रही है। अगर वस्तु व्यापार में आती है तो क्या करते हैं, वस्तु व्यापार में आ रही है, वस्तु व्यापार में आ रही है, वस्तु अगर व्यापार में आती है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्या करेंगे डेबिट करेंगे। तो वस्तु व्यापार में आ रही है तो डेबिट करेंगे, क्या करेंगे डेबिट करेंगे। वस्तु में वृद्धि, संपत्ति में वृद्धि होती है तो क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट है मधुसूदन को नगद माल बेचा कितने का, 6,000 का नगद माल बेचा है, ठीक है। तो क्या एंट्री करेंगे, मधुसूदन का खाता नाम करेंगे। तो पहले तो एक बात ध्यान रखो, अगर किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति का जिसका नाम लिखा हुआ है उसको नगद लेन देन होता है तो उसका नाम कभी नहीं आना है, उसका नाम कभी भी नहीं आना है। व्यक्ति का नाम कब आएगा, जब उसको उधार बेचा है। तो ऐसे में मधुसूदन का नाम जहां भी आ रहा है उसको तो आप क्या कर दो, काट दो, ठीक है। मधुसूदन को नगद माल बेचा कितने का, 6,000 रुपए का, ठीक है। तो अपन ने क्या माल बेचा है, तो अपना माल तो गया है, अपने पास क्या आया है, केस आया है, तो नगद तो अपने पास आया है, नगद आया है तो केस, नगद को क्या बोलेंगे केस, केस अपने पास आया है। अगर व्यापार में केस आता है, केस वस्तु है तो क्या करेंगे डेबिट, तो केस इसी क्या हो जाएगा, केस अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, केस अकाउंट तो क्या हो जाएगा आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में वस्तु आपकी गई, वस्तु आपकी, वस्तु बेचते किससे है, सेल अकाउंट से, सो सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, सेल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्या हो जाएगा टू सेल अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये पूछा है, क्या पूछा है, तो ऐसे में रोकड़ खाताओं को नाम करेंगे, तो रोकड़ डेबिट को क्या बोलते हैं, नाम बोलते हैं। तो केस अकाउंट क्या होगा, नाम होगा, सही है। तो रोकड़ खाते को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, रोकड़ खाता को जमा नहीं करेंगे। रोकड़ खाता की जगह क्या जमा होगा, सेल अकाउंट, सेल अकाउंट क्या होगा जमा होगा। विक्रय खाता क्या होगा, जमा होगा। तो सेल्स अकाउंट क्या होगा, जमा होगा, न कि रोकड़ खाता। माल दान में देने की प्रविष्टि किस पुस्तक में होती है, माल दान में देने की प्रविष्टि होती है मुख्य जर्नल में, ठीक है। चोरी हो गया, माल फ्री सैंपल बांट रहे हैं, ठीक है, दान में दे रहे हैं, उन सब की एंट्री किस में होगी, मुख्य जर्नल में होगी। माल का नुकसान किसी भी स्थिति में होता है तो उसका मूल्य किससे मापा जाएगा, परचेज मूल्य से ही मापा जाएगा, ठीक है। ऐसे में कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, जब माल की चोरी होती है, माल सैंपल के रूप में देते हैं, तब ही परचेज अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। व्यापार का स्वामी व्यापार से माल आहरण कर लेता है, तब भी क्या होता है, परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। माल क्रेडिट, माल को आहरित करता है व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, ठीक है। या चैरिटी में दे रहे हैं या फ्री सैंपल दे रहे हैं, तब क्या होता है, परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, सॉरी क्रेडिट होता है। बाकी अन्य कंडीशन में परचेज अकाउंट क्या होता है, हमेशा डेबिट ही होता है। नाम पत्र कौन तैयार करता है, मैंने बता दिया था आपको, डेबिट नोट। कौन सा नोट है, डेबिट नोट। डेबिट नोट कौन तैयार करता है, डेबिट नोट करता है क्रेता। कौन तैयार करता है, क्रेता। कई बार क्या क्रेता को सामान, क्रेता सामान लेके आता किससे, विक्रेता से। क्रेता सामान लेके आता, विक्रेता मतलब बेचने वाले से, क्रेता मतलब खरीदने वाला। तो खरीदने वाला क्या है, सामान लेके आया विक्रेता से, लेकिन सामान में कुछ डिफेक्टिविटी मिली तो उसने सामान को लौटा दिया वापस किसको, विक्रेता को, ठीक है। तो डेबिट नोट के साथ सामान लौटा देता है किसको, विक्रेता को, उसको बोलते हैं नाम पत्र। क्या बोलते हैं, नाम पत्र। तो नाम पत्र कौन तैयार करता है, विक्रेता तैयार करता है, ठीक है। ऐसे में विक्रेता फिर बाद में जब उसका पास सामान पहुंच जाता है, जैसे मान लो 20,000 का सामान इसने वापस लौटा दिया, तो ये क्या करता है, 20,000 जो उसके उधार थे पहले से, वह उसके क्या करता है, जमा कर देता है, और जमा करके जमा पत्र इसको किसको भेज देता है, जमा पत्र वापस विक्रेता को भेज देता है कि तेरे जमा हो गए मेरे पास, जो तेरे सामान भेजा था तूने वापस भेज दिया, उसको मैंने क्या कर लिया है, जमा कर लिया है। तो वो जमा पत्र कौन भेजता है, मतलब क्रेडिट नोट कौन भेजता है, विक्रेता भेजता है। उधार संपत्ति क्रय से संपत्ति एवं दायित्व पर प्रभाव पड़ेगा। उधार संपत्ति, उधार संपत्ति क्रय कर रहे हैं, संपत्ति कैसे कर रहे हैं, उधार, संपत्ति आरी उधार क्रय कर रहे हैं, उधार क्रय, उधार क्रय,
उधार क्रय कर रहे हैं किसका, संपत्ति का, संपत्ति का कर रहे हैं उधार क्रय। लेकिन एक बात बताओ, संपत्ति तो व्यापार में आई नहीं ना, चाहे उधार करो चाहे नकद दो क्या हो, संपत्ति व्यापार में आ रही तो संपत्ति तो बढ़ेगी, संपत्ति चाहे आप उधार लेके आओ चाहे कैसे लेके आओ, नगद लेके आओ तो संपत्ति तो बढ़ेगी। तो क्या होगी, संपत्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, संपत्ति तो बढ़ेगी। ठीक है, दायित्व तो बढ़ेंगे क्या, तो देखो दायित्व, दायित्व क्या होता है, अगर आपका मार्केट में उधार बढ़ रहा है, आपके मार्केट में आपके क्या है, लेनदार बढ़ रहे हैं, उधार बढ़ रहा है, उधार बढ़ने का मतलब क्या है, उधार बढ़ना क्या है, दायित्व का बढ़ना है, उधार बढ़ना क्या है, दायित्व का बढ़ना है। आपके दायित्व बढ़ गए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, आपकी लाइबिलिटी, दायित्व बढ़ गए। ठीक है, उधार बढ़ना क्या है, दायित्व का बढ़ना है। तो आपके पास संपत्ति भी बढ़ेगी और आपके दायित्व भी बढ़ेंगे, दोनों बढ़ेंगे। तो संपत्तियां बढ़ेंगी सही है, दायित्व बढ़ेंगे ये भी सही है, लेकिन आगे दे रखा है संपत्तियां व दायित्व दोनों कम होंगे, दोनों कम नहीं होंगे, दोनों ही क्या होंगे, बढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है 1 और 2, दोनों ही बढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन काफी इजी है, आप मेरे हिसाब से सब इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। लेकिन समस्या क्या आती है, जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपन क्या है, जल्दीबाजी के चक्कर में अपन क्या करते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में क्या है, सीधा ही क्या देखते हैं, संपत्तियां बढ़ रही हैं, इसका मतलब अपन क्या है, सही है, संपत्तियां बढ़ रही तो अपन क्या है, सही है, यहीं टिक लगा कर क्या कर देते हैं, तीसरी कर लेते हैं, तुरंत भर देते हैं कि सही हो गया ये तो। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, आपको ऐसी जल्दीबाजी नहीं करनी है, चारों विकल्पों को एक बार अवश्य देखना है ना। अगला है, प्रतिदिन होने वाले लेन देनों को व्यवस्थित रूप से तिथिवार क्रमानुसार जिस लेखा पुस्तक में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जर्नल। क्या कहते हैं, जर्नल। रोजनामचा को क्या बोलते हैं, जर्नल ही बोलते हैं। प्रारंभिक लेखित पुस्तक किसको बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं। तो तीनों ही सही हैं। ठीक है, तो प्रतिदिन होने वाले, रोजाना के होने वाले, नित्य होने वाले लेन देनों को किस पुस्तक में लिखा जाता है, तो जर्नल में लिखा जाता है, उसी को रोजनामचा बोलते हैं, उसी को ही प्रारंभिक लेखित पुस्तक बोलते हैं। तो तीनों ही विकल्प क्या हैं, सही हैं, तो उपरोक्त सभी से हो जाएगा। बड़े व्यापारी जिनके व्यवहारों की संख्या अधिक होती है प्रयोग में लाते हैं, जिनके पास बड़ा व्यापार होता है और लेन देन ज्यादा होते हैं, ऐसी स्थिति में वह अकेली जर्नल से काम नहीं चलाते, जर्नल के साथ सहायक भैया भी व्यापार में रखते हैं। तो व्यापार में किसका प्रयोग करते हैं, सहायक भैयों का प्रयोग करते हैं। तो 2 और 3, जर्नल और रोजनामचा, 2 और 3 दे रखा है, जर्नल और रोजनामचा, ये दोनों को तो एक ही नाम से जाना जाता है, दोनों एक ही तो है। जर्नल को क्या बोलते हैं, रोजनामचा बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक लेखित पुस्तक बोलते हैं। लेकिन क्या है, व्यवहार की संख्या अधिक, जिनके लेन देनों की संख्या होती है अधिक होती है, ऐसे में वो क्या रखते हैं, सहायक भैया रखते हैं व्यापार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल के लाभ। जर्नल के लाभ क्या क्या है, खतौनी में क्या होती है, सुविधा होती है, सिद्धांतों को समझने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है, व्यवहारों का स्थायी लेखा किया जाता है। तो तीनों ही सही हैं, उपयुक्त सभी। आवश्यक प्रलेख जिनके आधार पर प्रविष्टियां की जाती हैं, ऐसे आवश्यक प्रलेख कौन है जिनके आधार पर क्या की जाती हैं, प्रविष्टियां की जाती है, किसमें, जर्नल में प्रविष्टियां की जाती हैं। तो कौन कौन से, केस मेमो, केस मेमो जिसमें रोकड़ मेमो बोलते हैं, या रसीद, इसके आधार पर किया जा सकता है। बीजक, ये भी प्रलेख है किसके लिए, जर्नल के लिए। नेक्स्ट है नामपत्र और जमा पत्र, ये भी किसके लिए आवश्यक प्रलेख है, प्रविष्टियों के लिए। तो तीनों ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, जर्नल का प्रथम स्तंभ क्या होता है। तो देखो, जर्नल का स्तंभ का आपको बताया था मैंने पहले भी, पहले तो क्या आती है, डेट, जर्नल पहले क्या आएगी, डेट आएगी। ठीक है, फिर बाद में पर्टिकुलर, पर्टिकुलर आ जाएगा, मतलब विवरण आ जाएगा। ठीक है, बाद में क्या आता है, बाद में आता है लेजर फोलियो, क्या आता है, एलएफ, एलएफ का मतलब लेजर फोलियो। ठीक है, इसके बाद में जो डेबिट की अमाउंट है, डेबिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, फिर आ जाएगा क्रेडिट अमाउंट, फिर आ जाएगा क्रेडिट अमाउंट, बस ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रख लो। ये क्या है, फॉर्मेट होगा किसका, जर्नल का, ये जर्नल का फॉर्मेट है। तो 1-2 बार बना लेना, इससे याद हो जाएगा आपके। क्या हो जाएगा, पहले डेट, फिर पर्टिकुलर मतलब विवरण, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो पूछ रहे प्रथम स्तंभ में क्या आता है, तो प्रथम स्तंभ में आती है डेट, द्वितीय स्तंभ में क्या आता है, तो पर्टिकुलर्स आता है। ठीक है, तृतीय स्तंभ में क्या आता है, तो एलएफ आता है, लेजर फोलियो आता है। चौथे स्तंभ में क्या आता है, चौथे स्तंभ में अमाउंट आरएस नहीं आता, डेबिट अमाउंट आता है, डेबिट अमाउंट आरएस। ठीक है, और पांचवें में क्या आता है, क्रेडिट अमाउंट।
जर्नल में क्रेडिट की जाने वाली मद में क्रेडिट न लिखकर खाते के आगे क्या लिखा जाता है? तो अपन ने भी एंट्री की थी, तो क्या लिखते हैं खाते के आगे? जैसे टू सेल्स अकाउंट एसी, सेल्स अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो क्रेडिट में हमेशा क्रेडिट की जगह सी आर, जो क्रेडिट का सिंबल है, वह प्रयोग में नहीं लेते। क्या लेते हैं? जब भी समीकरण लिखेंगे, एंट्री करेंगे, तो क्या लिख देंगे? टू लिख देंगे। उससे पता चल जाएगा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्या आंसर होगा? टू। एलएफ का पूरा नाम है, एलएफ का पूरा नाम है लेजर फोलियो। क्या नाम है? लेजर फोलियो। ये है लेजर फोलियो। खाते कितने प्रकार के होते हैं? खाते 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से खाते होते हैं? एक तो होता है व्यक्तिगत खाता। एक तो कौन सा होता है? व्यक्तिगत खाता होता है, जिसमें पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। ठीक है। एक होता है वस्तुगत खाता, जो वस्तु व्यापार में आती है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से आती है उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। एक होता है अवास्तविक। एक कौन सा होता है? अवास्तविक। वस्तुगत को वास्तविक भी बोलते हैं, वस्तुगत को क्या बोलते हैं? वास्तविक भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा? अगर व्यापार में आय या लाभ हो रहा है तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। व्यापार में हानि या क्या होती है, वे होता है, तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। वे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था अथवा कंपनी से संबंधित होते हैं क्या कहलाते हैं? व्यक्ति, फर्म कंपनी का नाम है, कर्मा स्टडी है, संस्था है, कंपनी है, ये सभी खाते कैसे हैं? व्यक्तिगत खाते हैं। कैसे खाते हैं? व्यक्तिगत खाते हैं। शाम को 5,000 रुपए का भुगतान किया गया तो शाम का खाता होगा। शाम को 5,000 का भुगतान किया गया। वैसे तो मैंने बताया था कि अगर शाम का नाम आ गया, अगर किसी व्यक्ति का नाम आ गया तो उसका नाम खाते के साथ कभी भी एंट्री में नहीं आएगा। लेकिन भुगतान किया गया तो यहाँ ये भी पता चलता है कि हो सकता है पहले कोई उधार लिया था, भुगतान किया गया, सामान खरीदने का उल्लेख नहीं है, इसका मतलब शाम से पहले कोई सामान लिया होगा उधार में, अब उसको चुकाया गया है, ये मान के एंट्री की जाएगी। तो शाम से 50,000 का लिया गया भुगतान, शाम को 50,000 का भुगतान किया गया। ठीक है। शाम को 50,000 का भुगतान किया गया और शाम क्या है? शाम का खाता क्या होगा? तो शाम है व्यक्ति। शाम क्या है? व्यक्ति। शाम है व्यक्ति। शाम है व्यक्ति है, तो कौन सा खाता प्रभावित होगा? व्यक्तिगत खाता प्रभावित होगा। शाम पाने वाला है या देने वाला? शाम को 50,000 का भुगतान किया गया। यहाँ शाम क्या है? शाम पाने वाला है, शाम को भुगतान हुआ है। तो शाम अगर व्यक्तिगत खाता है और शाम पाने वाला है, तो पाने वाले को क्या करेंगे? पाने वाले को करेंगे डेबिट। क्या करेंगे? डेबिट। समझ में आ रहा होगा आपको? तो पाने वाला कौन है? शाम। शाम को करेंगे डेबिट। ठीक है। राम को 10,000 रुपए वेतन दिया गया, राम का खाता होगा। राम को 10,000 का वेतन दिया है। ठीक है। वेतन क्या होता है? वेतन क्या है? एक्सपेंडिचर है। क्या है? व्यय। वेतन क्या है? व्यय है। एंट्री क्या होगी इसकी? शाम को 10,000 रुपए का दिया। ठीक है। अगर अवास्तविक खाता है, मतलब व्यय या हानि हो रही है, लाभ या आय हो रही है, उसमें नगद या उधार का सिस्टम नहीं होता, उसमें नगद ही माना जाता है। तो क्या एंट्री होगी इसकी? इसकी एंट्री होगी शाम को क्या दिया है? राम को वेतन दिया कितने का? 10,000 रुपए का। ठीक है। तो खर्चा हो गया। खर्चा होता है तो व्यय होता है, तो क्या करते हैं? डेबिट। व्यय होता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कौन से खाते में व्यय हो रहा है? सैलरी खाते में हो रहा है, तो सैलरी अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सैलरी अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। कितने रुपए थे भाई? 10,000 से क्या हो गया? डेबिट हो गया। अपने को पता है सैलरी अकाउंट तो क्या हो गया? डेबिट हो गया। क्रेडिट क्या करेंगे? अपना जो नगद था अपने पास, कैश था, वो क्या हो गया? चला गया। कैश अकाउंट। कैश टू का आगे लगाएंगे, टू कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? टू कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, वही 10,000 रुपए से। ठीक है। तो ये हो जाएगी एंट्री। तो अपने क्या पूछ रहे हैं? अब देखो प्रश्न में आओ। शाम, राम का खाता क्या होगा? राम का कहीं नाम आ रहा है क्या? राम को पैसे दिए हैं और खाता कैसा है? अवास्तविक खाता है। ठीक है। ऐसे में राम का नाम कहीं नहीं आएगा एंट्री में। राम का नाम क्यों नहीं आया? राम को वेतन दे दिया। वेतन क्या है? एक्सपेंडिचर है, व्यय है। ऐसे में राम का नाम नहीं आएगा। राम का नाम कब आता? राम को उधार लेन देन होता, राम से क्या होता? उधार लेन देन होता, तभी राम का नाम आता। वेतन दिया, मजदूरी दी, गाड़ी का भाड़ा दिया, किराया दिया, इन सबको नगद भुगतान के रूप में ही माना जाता है, चाहे वहां नगद भुगतान लिखा हो चाहे
नहीं लिखा हो तो राम के खाते का कुछ भी नहीं करेंगे, न डेबिट होगा न क्रेडिट होगा, न डेबिट और क्रेडिट होगा, क्या होगा, कुछ भी एंट्री नहीं होगी, राम का नाम ही नहीं आएगा। वास्तविक खाते कहलाते हैं। वास्तविक खाते कौन से होते हैं, जो वस्तु से संबंधित होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, वस्तुगत खाता भी बोलते हैं। जो किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जो आय या व्यय से संबंधित होते क्या कहलाते हैं, अवास्तविक खाते कहलाते हैं या नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। संपत्तियां होती हैं, संपत्तियां मूर्त होती हैं, ठीक है, अमूर्त होती हैं या मूर्त या अमूर्त दोनों होती हैं। तो संपत्तियां मूर्त भी होती हैं, अमूर्त भी होती हैं। मूर्त संपत्तियां कौन सी हैं, जो मशीनरी है, जो सामान है, फर्नीचर है, वह संपत्ति कैसी हैं, गुड्स हैं, वो सब कैसे हैं, मूर्त है। कैसी हैं, मूर्त हैं। लेकिन कॉपीराइट है, ख्याति है, ये सभी कैसी संपत्तियां हैं, अमूर्त हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती। जो दिखाई देती हैं वो कैसी हैं, मूर्त संपत्तियां हैं। वे खाते जो व्यापार की आय व्यय तथा हानि से संबंधित होते हैं। वे खाते जो व्यापार की आय व्यय तथा हानि से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, उन्हें कौन से खाते बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ नहीं है, दोनों ही वास्तविक खाते लिखे हुए हैं, एक व्यक्तिगत खाता लिखा हुआ है। बताओ क्या चेंज करें इसमें कि उत्तर सही हो जाए। वास्तविक के आगे क्या लगा दो, अवास्तविक कर दो। वास्तविक के आगे क्या लगा दो, अवास्तविक कर दो। अवास्तविक खाते को क्या बोलते हैं, नाम मात्रा खाता बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आंसर होगा। ठीक, एग्जाम में प्रश्न आ जाए नाम मात्र ये वास्तविक खाता 2 बार आ जाए और नीचे लिखा हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं, ये क्वेश्चन था। इसमें मान लेते हैं, इसको वापस हटा देते हैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, क्या व्यापार में आय व्यय या हानि से संबंधित खाते क्या कहलाते हैं, यहाँ लिखा था वास्तविक खाते, यहाँ लिखा था वास्तविक खाते, व्यक्तिगत खाते, उपयुक्त में उपयुक्त सभी हो सकते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं आ गया, तो ऐसे में आप उपयुक्त में से कोई नहीं लगा के आना। ऐसे मत करके आना कि सर ने बताया था सेकंड वाले पे एल लगा देते हैं। ठीक है, इसके एल लगाकर इसको दुरुस्त करने की कोशिश मत करना आप। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये क्या है, इसके एल लगा देते हैं। 5,000 रुपए की स्टेशनरी खरीदी, कितने रुपए की स्टेशनरी खरीदी है, 5,000 रुपए की स्टेशनरी खरीदी है। तो ऐसे में स्टेशनरी खाता डेबिट होगा, स्टेशनरी खाता क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, और रोकड़ खाता क्या होगा, डेबिट होगा। तो देखो, आप देखो स्टेशनरी खरीदी है, स्टेशनरी क्या है, आई है, स्टेशनरी खरीदी है। ऐसे में क्या होगा, स्टेशनरी क्या है, वे है, स्टेशनरी क्या है, वे। ये क्या हो गया अपने, वे हो गया। व्यापार में क्या हुआ, वे। वे होता है तो क्या होता है, डेबिट। क्या होता है, डेबिट। तो स्टेशनरी अकाउंट है, क्या है, स्टेशनरी का जो अकाउंट है, ठीक है, वो क्या होगा, डेबिट। क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। ठीक, साथ में अपना केस गया, अपना केस गया तो केस अकाउंट क्या हो जाएगा, केस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। केस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। केस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे, क्या होगा, स्टेशनरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। सही है, स्टेशनरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। दोनों तरह से डेबिट होगा। स्टेशनरी व्यापार में आ रही है तो भी क्या होगी, वस्तु व्यापार में तो भी डेबिट है, और वैसे क्या है, ये व्यय भी है, खर्चा भी है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये डेबिट ही होगा। तो दोनों स्थिति में डेबिट होगा। स्टेशनरी खाता क्रेडिट कभी नहीं होने वाला, रोकड़ खाता डेबिट नहीं होगा। रोकड़ खाता डेबिट कब होता है, जब व्यापार में पैसे आते हैं, व्यापार से पैसे जा रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, केस अकाउंट क्रेडिट होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। पूंजी खाता है, पूंजी खाते की बात हो चाहे आहरण खाते की बात हो, पूंजी खाता और आहरण खाता दोनों क्या होते हैं, व्यक्तिगत खाते होते हैं। नेक्स्ट है, रमेश ने 50,000 रुपए नगद, 20,000 रुपए मशीनरी एवं 30,000 रुपए माल से व्यापार का प्रारंभ किया। पूंजी खाता क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, रमेश ने कितने लगाए व्यापार में, रमेश ने व्यापार में लगाए 50,000। 50,000 तो उसने क्या कराई, नगद लगा दिए। 20,000 रुपए क्या ला के दे दी, व्यापार में मशीन। 20,000 की व्यापार के लिए लेके आ गया, मशीन लेके आ गया। और 30,000 रुपए माल से व्यापार प्रारंभ कर दिया। 30,000 का क्या लिया, स्टॉक बना लिया, है ना। 30,000 का कर लिया, स्टॉक बना लिया। ऐसे कितने रुपए हो गए, 1 लाख। कितने हो गए, 1 लाख रुपए उसने पूंजी खुद ने लगाई है। 1 लाख रुपए पूंजी किसने लगाई है, उसने खुद ने लगाई है। ठीक है,
तो अब देखो इसमें क्या कर रहा है, तो पूंजी खाता क्रेडिट होगा, कितने से क्रेडिट होगा, तो देखो व्यापार में क्या आया है, व्यापार में केस, व्यापार में केस तो कितना आया, व्यापार में केस आया 50,000, कितना आया 50,000। तो क्या एंट्री होगी, केस व्यापार में आ रहा है तो केस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा कितने से, 50,000 से, 50,000 से डेबिट होगा केस अकाउंट, ठीक है। फिर बाद में बोल रहा है मशीन आई व्यापार में कितने की, 30,000 की, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट, ये मशीनरी अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा, ये कितने से, 20,000 से, मशीनरी अकाउंट हो गया 20,000 से डेबिट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट हो गया 20,000 से डेबिट। उसके बाद में 30,000 क्या लेके आ गया, माल, ठीक है, माल लेकर बोल दो स्टॉक, स्टॉक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कितने से, 30,000 से, कितने से, 30,000 से ये डेबिट हो गया। तो ये डेबिट डेबिट हो गए, डेबिट डेबिट कितने हो गए, इनको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, कितने हो गए, 50,000 क्या हो गया, डेबिट हो गया। इतना माल व्यापार में आ गया, जितना माल व्यापार में उसने लगाया है उसको क्या कर दो, वह अब देने वाला कौन है, व्यापार को देने वाला कौन है, व्यापार को देने वाला रमेश, व्यापार शुरू कर रहा है कौन, रमेश, ऐसे में व्यापार शुरू कर रहा है रमेश। तो रमेश अगर व्यापार शुरू कर रहा है तो उसके नाम से नहीं लिखेंगे, क्या नाम से लिखेंगे, उसके नाम के लिखेंगे कैपिटल, वह पूंजी लगाने वाला है तो कैपिटल अकाउंट खोलेंगे, उसके नाम से क्या खोलेंगे, कैपिटल अकाउंट खोलेंगे। तो क्या लिखेंगे, अगर व्यापार का स्वामी व्यापार में पूंजी लगा रहा है तो खोलेंगे कैपिटल अकाउंट, अगर वो व्यापार से पूंजी या माल निकाल रहा है तो ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है ना। दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही व्यक्तिगत खाते हैं। ऐसे में रमेश मतलब उसका कैपिटल अकाउंट देने वाला है, लेने वाला तो उसका अकाउंट है देने वाला, व्यापार में 1,00,000 रुपए दे रहा है तो व्यापार में देने वाले को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट कैसा है, व्यक्तिगत खाता है, तो देने वाला है, देने वालों क्या करेंगे, क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा कितने रुपए से, 1,00,000 रुपए से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 1,00,000 रुपए से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, 1,00,000 रुपए से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रमेश द्वारा व्यापार से निजी प्रयोग हेतु मोटरसाइकिल खरीदने पर 50,000 रुपए निकलाए गए। रमेश ने कितने रुपए निकाले, अब की बार 50,000 रुपए निकाले, किससे, व्यापार से निकला है। आहरण खाता, कौन सा खाता प्रभावित होगा, आहरण खाता प्रभावित होगा। तो देखो क्या होगा, आहरण खाता कैसा खाता है, व्यक्तिगत खाता है, व्यापार से पैसे आहरण खाते के पास जा रहे हैं ना, व्यापार से किस में जा रहे हैं, आहरण खाते में जा रहे हैं। आहरण खाता व्यक्तिगत खाता है, तो पाने वाला है या देने वाला, पाने वाला है, तो ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट होगा डेबिट, क्या हो जाएगा, डेबिट होगा कितने से, 50,000 से, ठीक है। ऐसे में अपना केस जाएगा, अपने व्यापार से केस चला जाएगा, तो टू केस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 50,000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा क्या है, आहरण खाता क्या होगा, आहरण खाता क्या होगा, आहरण खाता तो हमेशा क्या होता है, व्यापार में पैसे, व्यापार से पैसे निकालने के लिए काम में आता है। तो आहरण खाता तो मुख्यतः रूप से हमेशा किसमें काम आता है, डेबिट ही होता है, तो आहरण खाता क्या होगा, डेबिट होगा। यदि कपड़े का व्यापारी व्यापार के लिए फर्नीचर खरीदता है तो उसे कहा जाएगा, ठीक है। अगर कपड़े का व्यापारी व्यापार के लिए क्या खरीदता, कपड़े का व्यापारी व्यापार के लिए कपड़ा खरीदता तब तो उसको माल बोलते, गुड्स बोलते, ठीक है। लेकिन वह क्या खरीद रहा है, वह कपड़ा नहीं खरीद रहा, क्या खरीद रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है। तो अगर वह कपड़े का व्यापारी बेचने के लिए, रीपरचेज के लिए, सॉरी रीसेल के लिए, विक्रय के लिए अगर कोई सामान खरीदता तब तो वो क्या कहलाता, माल कहलाता, ठीक है। लेकिन क्या कर रहा है, वह खरीद रहा किसके लिए है, व्यापार के सहायता के लिए खरीद रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है, फर्नीचर बेचने के लिए नहीं खरीद रहा, व्यापार की सामान वस्तु अगर रखने के लिए खरीद रहा होगा, ऐसे में वह संपत्ति कहलाएगा, क्या कहलाएगा, संपत्ति कहलाएगा। अगर बेचने के लिए कोई सामान, अगर मान लो फर्नीचर की दुकान होती और फर्नीचर बेचने के लिए क्या खरीदता, फर्नीचर बेचने के लिए ही फर्नीचर खरीदता, तब वह क्या कहलाता, माल कहलाता, क्या कहलाता, माल कहलाता। जब कोई ग्राहक दिवालिया घोषित किया जाता है तो उससे प्राप्त नहीं होने वाली राशि क्या कहलाती है, उससे अगर कोई राशि दिवालिया घोषित हो जाए, उससे कोई राशि नहीं प्राप्त होती है तो क्या कहलाती है, डूबत ऋण कहलाती है, अशुद्ध कहलाती है। पैसे डूबत खाते में लिख लेना, इसी से संकल्पना आती है। अपन गांव में आजकल बोलते हैं मेरे पैसे किसमें रख लेना, डूबत खाते में रख लेना, वो इसी से संकल्प, इसी से आया वो शब्द है ना। यदि किसी ग्राहक से डूबत प्राप्त होती है, अगर एक बार अपन ने किसमें लिख दिया,
बेड डेब्ट्स अकाउंट में लिख दिया और वापस उसे क्या होती है, बाद में राशि उसे प्राप्त हो जाती है, तो बेड डेब्ट्स क्या हो जाएगा, रिकवर्ड अकाउंट क्या होगा, प्रभावित होगा, उसी को क्या करा जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। बट्टा कितने प्रकार का होता है, तो बट्टा दो प्रकार का होता है, एक होता है व्यापारिक बट्टा। बट्टा कितने प्रकार का होता है, बट्टा दो प्रकार का होता है, एक होता है व्यापारिक बट्टा और एक होता है नगद बट्टा। ठीक है, नगद बट्टे का उल्लेख लेखा लेखा पुस्तकों में होता है, लेखा पुस्तकों में होता है, लेखा पुस्तकों में होता है। ठीक है, इसका उल्लेख नहीं होता, इसका नहीं होता। ठीक है, व्यापारिक बट्टा व्यापार को क्या करने के लिए, व्यापार में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, सेल में वृद्धि करने के लिए काम में आता है। और नगद बट्टा व्यापार में किसके लिए काम आता है, नगद बट्टा किस काम में लेते हैं, नगद बट्टा होता है नगद प्राप्त करने के लिए। ठीक, इसके लिए नगद प्राप्त करने के लिए, निश्चित तिथि तक नगद प्राप्त हो जाए, इसके लिए नगद बट्टा दिया जाता है। नगद बट्टे का उल्लेख लेखा पुस्तकों में होता है, व्यापारिक बट्टे का उल्लेख नहीं होता है। जब विक्रेता द्वारा अपने ग्राहक को माल की मूल्य सूची पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से बट्टा दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ग्राहक को माल की मूल्य सूची मतलब विक्रय मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत दर से बट्टा दिया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा बट्टा होता है, व्यापारिक बट्टा होता है, विक्रेता द्वारा सभी को दिया जाता है। ठीक है, पाने वाले व्यक्ति का खाता नाम करो। ठीक है, था देने वाले व्यक्ति का खाता क्या करो, जमा करो। कौन से खाते की विशेषता है, व्यक्तिगत खाते की विशेषता है। वास्तविक खाते की विशेषता क्या है, जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार जा रही है उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, जो वस्तु व्यापार में आ रही है, जो वस्तु व्यापार से जा रही है। ऐसे ही अवास्तविक खाते में क्या होता है, अगर क्या हो रहा है, अगर आपके हानि हो रही है तब तो क्या कर, हानि या क्या हो रहा है, हानि या व्यय हो रहा है तो क्या कर दो, डेबिट। अगर आपके लाभ हो रहा है या आय हो रही है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, किसमें, अवास्तविक खाते में। रमेश को मूल्य सूची के आधार पर 5,000 रुपए का माल 8% व्यापारिक बट्टे पर विक्रय किया गया, रमेश का खाता डेबिट होगा। ठीक है, रमेश को मूल्य सूची के आधार पर 5,000 का माल 8% कौन सा बट्टा है, व्यापारिक बट्टा है, व्यापारिक बट्टे का उल्लेख किसमें नहीं होता है, लेखा पुस्तकों में नहीं होता है, ऐसे में रमेश का खाता डेबिट होगा। ठीक है, कैसे दिया है रमेश को, विक्रय करा कैसे, 8% की छूट पे करा है, तो 5,000 का, इसका 5,000 का 8% निकाल लेंगे, 8 पंजे 40। ठीक है, तो 400 रुपए क्या हो जाएगी, इसको छूट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में वस्तु कितने में बिकेगी, वस्तु बिकेगी 46 रुपए में। कितने में खरीदेगा, 46 रुपए में खरीदेगा। तो रमेश का अकाउंट कितने रुपए से डेबिट होगा, रमेश का अकाउंट होगा 46 रुपए से डेबिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनश्याम ने 10,000 रुपए का माल बेचा, नगद भुगतान पर 10% नगद बट्टा दिया, कौन सा बट्टा है, नगद बट्टा दिया है, तो रोकड़ खाता डेबिट होगा, रोकड़ खाता डेबिट होगा। नगद बेचा है तो व्यापार में नगद आएगा। ठीक है, तो ऐसे में एंट्री किसी करेंगे, नगद की करेंगे, तो रोकड़ खाते में कितने रुपए आएंगे, देखो 10% की छूट दी है। ठीक है, 10,000 पे 10% की छूट, 10% की क्या दी है, छूट दी है, बटा 100। ठीक है, 2 जीरो कट गई, तो मतलब 1,000 रुपए क्या दे दी उसने, छूट दे दी व्यापार में। ठीक है, ऐसे में 1,000 रुपए की छूट दे दी, तो मूल्य कितना था उसका, 10,000 था, 1,000 की छूट दे दी, तो रोकड़ कितना आएगा, 10,000 था, 1,000 रुपए की छूट दे दी। ऐसे में रोकड़ नगद कितनी आएंगे, 9,000 आएंगे, तो रोकड़ खाते में कितने लिखे जाएंगे, 9,000 लिखे जाएंगे। क्या होगा, एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री होगी कैश, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 9,000 रुपए से डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही डिस्काउंट दे रहे हैं कितने का, 1,000 का डिस्काउंट, व्यापारी के लिए क्या है, नुकसान है। ठीक है, तो डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 10,000 रुपए, 1,000 रुपए से, किसे, 1,000 रुपए से हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, अपने सामान बेचा, क्या है, सामान बेचा है, तो सेल, तो टू सेल, सेल्स अकाउंट कितने, 10,000। ठीक है, सेल अकाउंट कितना जाएगा,
सेल अकाउंट 10,000। तो ऐसे में क्या होगा, डेबिट की एंट्री दो होंगी, एक तो क्या होगा कैश के लिए, एक डिस्काउंट के लिए, ठीक है। दो एंट्री डेबिट की होंगी, ये कंपाउंड एंट्री है, ठीक है। तो ऐसे में कितने रुपए से रोकड़ खाता मतलब कैश अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है, 9,000 से हो रहा है। 1,000 से पूछते आपसे डिस्काउंट अकाउंट कितने से डेबिट होगा, तो 9,000 से होगा। किससे होगा, सॉरी 1,000 से होगा। और कैश अकाउंट कितने से हो रहा है, 9,000 से हो रहा है। यदि किसी सौदे में यह स्पष्ट नहीं किया गया हो कि सौदा नकद है या उधार, तो ऐसे में सौदे को हमेशा क्या माना जाता है, तो मैंने बता दिया, जब भी ये स्पष्ट पता नहीं चल रहा है कि सौदा नकद में हुआ या उधार में हुआ है, तो उसको क्या मानेंगे, हमेशा उधार मानेंगे। जर्नल के पृष्ठ का योग आगे वाले पृष्ठ पर ले जाने हेतु लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, आगे वाले पृष्ठ पे ले जाएंगे तो लिखा जाएगा टोटल कैरिड फॉरवर्ड, टोटल कैरिड फॉरवर्ड, टोटल आगे पृष्ठ में ले जाया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही पेज का टोटल पूरा होगा, जैसे मान लो ये पेज है, इस पेज का टोटल पूरा हो गया, ये योग आ गया आपका यहाँ पे, ये योग आ गया आपका, ऐसे ये योग है आपका, ये 1,200 रुपये योग आ गया। तो क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे टोटल CF, टोटल CF, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में जाएंगे, नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, वही शुरुआत लिखेंगे, टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड। जो टोटल फ्रॉड प्राप्त किया है, ब्रॉट फॉरवर्ड किसे पैसे प्राप्त करा है, उसको लिख दिया जाएगा। तो पेज जैसे ही खत्म हो जाता है, पेज का पृष्ठ का योग आगे वाले पृष्ठ पर ले जाने हेतु क्या लिखा जाता है, तो कैरिड फॉरवर्ड लिखा जाता है। नेक्स्ट है जर्नल का पृष्ठ समाप्त होने पर अगले पृष्ठ पर सर्वप्रथम क्या लिखा जाएगा, अगले पृष्ठ पर लिखा जाएगा टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, टोटल लाया गया है। नरेंद्र को 3,000 रुपए के माल के लिए आदेश प्राप्त हुआ, कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा, आदेश प्राप्त हुआ है, सामान ने तो खरीदा है और ने बेचा है, ऐसे स्थिति में कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है, किसी प्रकार की एंट्री नहीं होगी। आदेश प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, केवल आदेश प्राप्त हुआ है। ऐसे में ये स्मरणार्थ खाता कौन सा आता होगा, स्मरण रखने के लिए कि उससे प्राप्त हुआ है, जब तक कोई लेन देन प्राप्त होगा नहीं तब तक स्मरण खाते में लिख लेंगे, बाकी कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। स्मरण खाते में यादगार के लिए लिख सकते हैं, अगर यहाँ ऑप्शन में स्मरण खाता नहीं होता क्या एंट्री होगी, तो कोई एंट्री नहीं होगी, न डेबिट होगा न क्रेडिट होगा। एक स्मरण खाता बना रखा है, उसमें लिख लेंगे इतने रुपए का सामान, इतने रुपए का वस्तु या भेजनी है, उसका एक फोन आया है, ठीक है, जब तक लेन देन नहीं होता है। थोड़े से क्वेश्चन और हैं, 5-10 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, तो पूरा करा देते हैं। 3 पंखे 1,200 रुपए प्रति पंखे की दर से 2 व्यवसाय के लिए तथा 1 निजी प्रयोग के लिए खरीदता है, रोकड़ खाता जमा होगा। रोकड़ खाता क्या होगा, जमा, जमा का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। रोकड़ खाता क्या होता है, जमा होगा। तो देखो 3 पंखे खरीदे हैं, 2 व्यवसाय के लिए और 1 निजी प्रयोग के लिए। निजी प्रयोग के लिए खरीदा है, उसको तो क्या करेंगे, ड्रॉइंग एसी, कौन सा अकाउंट आएगा, ड्रॉइंग अकाउंट आएगा, ठीक है। और जो व्यवसाय के लिए खरीदते हैं उसमें फैन अकाउंट लिख लो, चाहे उसको क्या लिख लो आप, फैन अकाउंट लिख लो, ठीक है, या एसेट्स लिख लो, फर्नीचर तो लिख सकेंगे उसको ना। तो ऐसे में क्या होगा, तो देखो 1,200 1,200 1,200 और 1,200 तो 2,400 रुपए का तो व्यापार के लिए आ गया पैसा, सामान आ गया। 1,200 रुपए का खुद के लिए आ गया, इनको तो कर देंगे डेबिट, इनको क्या करेंगे डेबिट, ठीक है, क्योंकि आहरण खाता भी क्या होगा, डेबिट होगा, और व्यापार में वस्तु आ रही तो भी क्या होगा, डेबिट होगा। ऐसे ही खर्च कितने हो गए, तो खर्च कितने हो गए भाई, खर्च हो गए 3,600 रुपए, कितने हो गए 3,600 रुपए हो गए, उनको क्या करेंगे, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक खाते का शेष होता है, बैंक खाते का शेष होता है, बैंक खाते का शेष डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। अमूमन सामान्यतः तो बैंक खाते का शेष हमेशा डेबिट होता है, क्या होता है, डेबिट, याद रखना। लेकिन क्या होता है, ओवरड्राफ्ट, कभी कभी क्या बैंक एक स्कीम देता है आपको चालू खाते में कि आपके पास अगर पैसा नहीं हो तो भी आप 1,00,000 रुपए तक की लिमिट हमारे अकाउंट से फ्री में, अगर पैसा नहीं है तो भी उधार आप निकाल सकते हो। आजकल क्रेडिट कार्ड का प्रश्न है वही है, तो ओवरड्राफ्ट कर लेते हैं, एक्स्ट्रा पैसे निकाल लेते हैं, अकाउंट में जीरो है फिर भी आप 1,00,000 रुपए तक अगर निकालने की लिमिट है, 2,000 तक की निकालने की लिमिट है, फिर तो वो क्या कहलाता है,
ओवरड्राफ्ट कहलाता है जब आपके अकाउंट में बैंक आपसे मांगता रहता है, आपके अकाउंट में जीरो है और आप माइनस में उड़ जा रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, ओवरड्राफ्ट कहलाता है। उसको शायद हिंदी में बोलते हैं अधिविकर्ष, अधिविकर्ष बोलते हैं, ऐसे हिंदी में बोलते हैं उसको, है ना, ओवरड्राफ्ट को। तो दोनों हो सकते हैं, एक और दो, दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय हेतु क्रय की गई मशीनरी की स्थापना पर होने वाला व्यय। मशीन आई कितने की, मशीन आई 1 लाख रुपए की, ठीक है, मशीन 1 लाख रुपए की आई और 5,000 रुपए क्या लग गया, भाड़ा। ये तो मशीन का मूल्य था, ठीक है, ये लग गया आपके भाड़ा, और इसको मशीन को फिट करने आया, उसने ले लिए 2,000 रुपए, ठीक है, तो ये क्या हो गई, मजदूरी। ये क्या हो गई, मजदूरी। तो ऐसे में अगर मशीन की स्थापना के समय ये पैसे लग रहे हैं तो पूरे पैसे मशीन के खाते में माने जाएंगे। तो पैसे कितने हो गए, 1,07,000 रुपए हो गए। ये 1,07,000 रुपए मशीन की कॉस्ट मानी जाएगी, ठीक है। तो मशीन की लागत में जोड़कर दर्शाते हैं, है ना। देनदार से चेक जिस दिन प्राप्त हुआ उसी दिन बैंक में जमा कराने पर क्रेडिट किया जाएगा। अगर देनदार से जिस दिन चेक प्राप्त हुआ उसी दिन जमा करा दिया तो बैंक अकाउंट, कौन सा, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो देने वाला है, जो देने वाला है टू डेबिटर्स पर्सनल अकाउंट, जो देने वाला है उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो किसका खाता क्रेडिट किया जाएगा, स्वामी का रोकड़ खाता, रोकड़ खाता नहीं होगा, बैंक खाता क्या होता है, बैंक खाता में से इसमें क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि बैंक क्या है, पाने वाला। बैंक कैसा खाता है, बैंक व्यक्तिगत खाता है, बैंक पाने वाला है, ठीक है। तो बैंक पाने वाला तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। और देने वाला कौन है, जो व्यक्ति जमा करा रहा है, तो वो देने वाला है, तो देनदार का खाता क्या होगा, क्रेडिट होगा। 10,000 रुपए की लागत का माल आग से जलकर क्या हो गया, नष्ट हो गया, लॉस्ट बाई फायर अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। तो लॉस्ट बाई फायर अकाउंट क्या होगा, डेबिट कितने रुपए से होगा, उसका बिक्री मूल्य तो कितना, जो जला था उसका बिक्री मूल्य कितने का था, बेचने का मूल्य कितना था, 20,000 रुपए था, उस पर लिखा हुआ कितना था, 22,000 रुपए लिखा हुआ था, और 20,000 में उसको बेचना था। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, है ना। तो ऐसे में क्या हो गया, नहीं थोड़ी देर रुक जाओ, है ना। ऐसे में क्या होगा तो बताओ, क्या करेंगे, आपको पता है आग से माल जलकर नष्ट हो गया, तो ऐसे में जो परचेज मूल्य, जितने रुपए में अपने वस्तु पड़ रही थी, जो परचेज कॉस्ट है वही लिखी जाएगी। तो ऐसे में परचेज कितने में पड़ रहा था, अपने वस्तु कितने में पड़ रही थी, 10,000 में पड़ रही थी, तो 10,000 से क्या होगा, वह डेबिट होगा। और ऐसे में हमेशा आग से जल रहा है या किसी एक्सीडेंट से खराब हो गई वस्तु, या स्वामी ने निकाल ली, सैंपल में बांट दी, दान दे दी, ऐसे में वस्तु क्रेडिट होगी, किससे, परचेज अकाउंट से क्रेडिट होगी। एक मशीन की स्थापना पर 800 रुपए मजदूरी चुकाई गई, कौन सा खाता डेबिट होगा, तो मशीन का खाता क्या होगा, डेबिट होगा। मशीन कितने की थी, बोले मशीन थी 20,000 की, 800 रुपए मजदूरी लगी, तो ऐसे में मशीन व्यापार में आ रही है, तो क्या लिखेंगे अपन, मशीन एसी डेबिट, क्या लिखेंगे, डेबिट लिख देंगे, कितने से, 20,800 से, ठीक है। नेक्स्ट है 2,000 का माल 5% व्यापारिक बट्टे पर एवं 2% नगद बट्टे पर बेचा गया। एक साथ दो बट्टे हैं, जब दोनों बट्टे एक साथ आते हैं तो पहले व्यापारिक बट्टा दिया जाता है, क्योंकि व्यापारिक बट्टे का उल्लेख किसमें नहीं करते हैं, व्यापारिक बट्टे का उल्लेख नहीं करते, किसमें, व्यापारिक बट्टे का उल्लेख लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। तो पहले व्यापारिक बट्टा दे दो, व्यापारिक बट्टा, पहले व्यापारिक बट्टा दिया जाएगा जब दोनों बट्टे साथ आते हैं। व्यापारिक बट्टा कितना है, 5%, 5/100, कितने की छूट हो गई भाई, 100 रुपए की छूट हो गई। शेष कितना बच गया, शेष बचा अपने पास कितना, शेष बचा 1,900 रुपए। 1,900 रुपए पर कितने की छूट है, 1,900 रुपए पर बोल रहा है कि छूट है 2%, कितना की छूट है, 2% की छूट है, बटा 100, 19 दूनी 38, ठीक है। तो 38 रुपए से क्या किया जाएगा, बट्टा खाता 38 रुपए से क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। बट्टा खाता कौन सा खाता होता है, किस तरह का खाता होता है, तो बट्टा खाता होता है अवास्तविक, कैसा होता है, अवास्तविक खाता होता है, अवास्तविक खाता होता है। अवास्तविक में क्या होता है, अगर हानि हो रही है तो डेबिट करेंगे, तो ये बट्टा दिया है तो बट्टा देने वाले के लिए तो क्या है, हानि है। ऐसे में उसको 38 रुपए की हानि हुई है, तो हानि को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बड़े व्यापार में जहां 2 या 2 से अधिक विभाग होते हैं तो व्यापारी किसी भी समय
सुविधा पूर्वक विभिन्न विभागों के लिए खरीदे गए कुल माल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए रखता है। तो देखो इसमें कौन सी बही रखेगा, वह रखेगा स्तंभाकार क्रय बही। कौन सी? स्तंभाकार, रोकड़ बही मत कर देना, कौन सी? क्रय बही। ठीक है, तो कई विभाग आपको अगर प्रश्न मिले, 2 या 2 से अधिक विभाग हैं, ठीक है, कई तरह के माल खरीदे जा रहे हैं, तो रिकॉर्ड किसमें रखा जाएगा? स्तंभाकार क्रय बही में रखा जाएगा। अंत में विक्रय बही के योग के सामने क्या लिखा जाता है? विक्रय बही का मतलब सेल अकाउंट। सेल अकाउंट, सेल अकाउंट हमेशा क्या होता है? मोस्टली हमेशा होगा क्रेडिट। क्या होगा? हमेशा सेल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो ऐसे में टू सेल अकाउंट हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, परचेज अकाउंट मोस्टली हमेशा क्या होता है? कुछ कंडीशन होती हैं, आपराधिक कंडीशन है, चोरी हो गई, गबन हो गया, माल नष्ट हो गया, ठीक है, सैंपल ने मार दिया, तब परचेज अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। बाकी परचेज अकाउंट क्या होता है? परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट। क्या होगा? डेबिट। सेल अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। निम्न में से सही प्रविष्टि है, निम्न में से सही प्रविष्टि कौन सी है? ठीक है, असेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, और लायबिलिटी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट है असेट्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट क्या कर रहा है? क्रेडिट कर रहा है। ठीक है, अपना पढ़ा हुआ है, अपने फॉर्मूला पहले से याद है। असेट्स बराबर किसके होते हैं? लायबिलिटी और कैपिटल के होते हैं। तो असेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट होता है असेट्स अकाउंट हमेशा, और लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होगी। अरे क्रेडिट अपन कैपिटल लिखा था, कैपिटल किस पक्ष में आता है? कैपिटल देने वाला होता है, तो हमेशा किस पक्ष में आता है? क्रेडिट पक्ष में आता है। लायबिलिटी क्या है? जिम्मेदारियां हैं, उधार है, तो उधार भी किधर आएगा? क्रेडिट पक्ष में आएगा। संपत्ति किधर आती है? संपत्ति हमेशा डेबिट पक्ष में आती है। ऐसी प्रविष्टियां जो माल संबंधी, ये तो आपको याद ही रखना है, ये तो क्या एक तरह से फॉर्मूला है, आप ऐसे कैसे याद रख लेना इसको 3 नंबर को, तो ठीक है। ऐसी प्रविष्टियां जो माल संबंधी खातों एवं अवास्तविक खातों को व्यापार खाते, लाभ हानि खाते में ले जाने हेतु की जाती है, उन्हें कौन सी प्रविष्टि कहते हैं? उन्हें अंतिम प्रविष्टि कहते हैं। प्रारंभिक प्रविष्टि कौन सी होती है? जब अपन नया लेखा वर्ष शुरू करते हैं, तो पहले का जो अपने पास संपत्ति और दायित्व बचे हैं, उनको जब नई शुरुआत से लिखते हैं, नए वर्ष में लिखते हैं, तो उनको उसको क्या बोलते हैं? प्रारंभिक प्रविष्टि बोलते हैं। स्थानांतरण प्रविष्टि, लाभ जो क्रय वापसी खाते का योग है, उसको क्रय खाते में वापस लौटाना। ठीक है, विक्रय वापसी खाता है, उसका योग है वो वापस विक्रय खाते में लौटाना। ये सब क्या कहलाते हैं? स्थानांतरण प्रविष्टि कहलाते हैं। लेखांकन प्रविष्टियां और जर्नल की प्रविष्टियां होती हैं, उन्हीं को लेखांकन प्रविष्टि बोलते हैं। व्यापार की सही आर्थिक स्थिति एवं लाभ हानि ज्ञात करने हेतु क्या आवश्यक है? ठीक है, व्यापार की सही आर्थिक स्थिति और लाभ हानि ज्ञात करने हेतु क्या आवश्यक है? इसके लिए समायोजन प्रविष्टि होना आवश्यक है। ठीक है, सही स्थिति ज्ञात करने के लिए समायोजन प्रविष्टि आवश्यक है। समायोजन प्रविष्टि की जाती है अद्वितीय, ऐसा वे जो अपन ने जिसको काम में ले लिया लेकिन उसका अभी तक भुगतान नहीं किया, उसको बोलते हैं अद्वितीय। उपार्जित आय क्या हो गई है? प्राप्त हो गई है, लेकिन नगद आई नहीं है अभी तक, है ना। अनुपार्जित आय, ये सब क्या है? इन सब का समायोजन करने के बाद ही वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है। रमेश दिवालिया हो गया, इस कारण 10,000 रुपए डूब गए, इसका प्रारंभिक लेखा किया जाएगा। ठीक है, रमेश क्या हो गया? दिवालिया हो गया। ठीक है, और उससे क्या हो गया? 10,000 रुपए डूब गए। तो ऐसी प्रविष्टियां रोकड़ बही में तो केवल नगद लेन देन का लेखा जोखा होता है। लघु रोकड़ बही में भी क्या होता है? नगद लेन देन का लेखा जोखा होता है। क्रय बही में क्या होता है? उधार संबंधी लेन देन का लेखा जोखा होता है। तो ऐसी एंट्रियां जिनका सहायक बहियों में लेखा नहीं किया जाता, उनका लेखा किसमें होता है? जर्नल में होता है। किसमें होता है? मुख्य जर्नल में होता है। ये भी जो प्रविष्टियां पढ़ी थी अपन ने, हस्तांतरण प्रविष्टि, प्रारंभिक प्रविष्टि, अंतिम प्रविष्टि, ये सब भी किसमें, इसका लेखा किसमें होता है? इसी में होता है, जर्नल में होता है। रमेश माल क्रय करने पर चेक से भुगतान करता है। माल क्रय कर रहा है तो माल तो अपने पास आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट। माल तो चाहे कैसे भी भुगतान करे, भुगतान चाहे किसी भी माध्यम से करे, तो परचेज अकाउंट तो क्या होगा? हमेशा डेबिट होगा। वस्तु अपने पास आ गई तो परचेज अकाउंट हो गया डेबिट। ठीक है, चेक से भुगतान कर रहा है तो बैंक से भुगतान होगा, तो टू बैंक
अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो डेबिट क्या होगा, तो परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा श्याम टेलीकॉम फर्म के अकाउंट से ब्याज वसूलने पर क्या एंट्री होगी। ठीक है, ऐसे में अपने को पता है ब्याज, इंटरेस्ट, ब्याज, ब्याज व्यापार के लिए जा रहा है, आ रहा है तो लाभ है, जा रहा है तो क्या है, हानि। जब हानि है तो कौन सा, अवास्तविक खाता, तो इंटरेस्ट ऐसी डेबिट होगा, हानि हो रही है तो क्या होगा, डेबिट, तो इंटरेस्ट ऐसी क्या होगा, डेबिट होगा। व्यापार के लिए हानि है तो इंटरेस्ट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, और देने वाला कौन है, अपने बैंक खाते से जा रहा है, बैंक कैसा खाता है, बैंक व्यक्तिगत खाता है, तो देने वाला कौन है, बैंक अकाउंट है, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, आपके समझ में आ गए होंगे। आशा है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी आशा के साथ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कुछ हार्ड क्वेश्चन रहेंगे हल्के से, उनका आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। इनको एक बार आप निकाल लेना, ध्यान से पढ़ लेना। किसी के कोई समझ में नहीं आए, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप मेरे से चैट बॉक्स में जाकर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।